तो कमेंट करें और साथ ही साथ सारे सवालों के आंसर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी गूगल क्रोम, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन डी विंडोज 8। तो आंसर करेंगे इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ओपेरा की बात की जाए तो आप जानते हैं ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है। याद रखिएगा, ओपेरा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, गूगल क्रोम पूछेगा क्या है, तो गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है। तो याद रखेंगे ओपेरा और गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। अगर आपसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और विंडोज 8 पूछेगा तो आपका सही आंसर होगा विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो पूछा है इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखिएगा विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपेरा और गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर ओपेरा के बारे में बात किया जाए तो याद रखना है ओपेरा से क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो ओपेरा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है जो मोबाइल फोन तथा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखना है ओपेरा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग हम लोग मोबाइल फोन में करते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, तो याद रखना है कि इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूजर के लिए उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसके अलावा गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। तो याद रखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ लोकप्रिय संस्करण है जैसे MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 97, MS ऑफिस XP, MS ऑफिस 2003। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहां से एक सवाल बहुत अच्छा पूछता है कि MS ऑफिस में 4 मुख्यतः प्रोग्राम शामिल होता है, कौन कौन सा? तो याद रखिएगा MS ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें 4 मुख्य प्रोग्राम शामिल होते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो याद रखिएगा MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल किस में आता है? तो MS ऑफिस में ही आता है MS एक्सेल। दूसरा याद रखिएगा MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। ठीक है, और चौथा याद रखिएगा MS एक्सेस। ठीक है, तो याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें 4 मुख्य प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो आपसे पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन सा प्रोग्राम शामिल होता है, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 4 प्रोग्राम शामिल होता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक्सेल के बारे में आप जानते ही हैं कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। याद रखिएगा कि एक्सेल विंडोज आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और एक्सेल का उपयोग गणितीय गणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर अंकीय डेटा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगला ऑप्शन देखते हैं विंडोज 8। तो आपका सही आंसर होगा विंडोज 8। तो विंडोज 8 क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न
संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में बोल सकते हैं समन्वय स्थापित करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच में इंटरेक्शन करने का काम करता है। तो विंडोज 8 क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है इन चारों में से विषम कौन है, ऑड वन आउट आपको बताना है। पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी वर्डपैड, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नोटपैड। तो आप बताएं कि इन चारों में से विषम कौन है। देखिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विषम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? विषम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विषम होगा क्यों? क्योंकि आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वर्डपैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। ठीक है, तो याद रखना है सॉफ्टवेयर जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड और नोटपैड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे समझ में आ गया, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अलग है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहां से आपके मन में सवाल आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? आप लोग बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो बता दीजिए अगर आपको पता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। याद रखना है प्रोग्रामों का वह समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति या कार्य को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच इंटरेक्शन स्थापित करने का काम यानी समन्वय स्थापित करने का काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है किसी खास पर्पस से तैयार किया जाता है, जैसे वर्डपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा और इसका निर्माण जो है किसी खास पर्पस से किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अलग कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी बेयर धातु। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आप आंसर करेंगे इनमें से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पास्कल। पास्कल के बारे में आप जानते हैं, पास्कल क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर पूछे पास्कल क्या है तो याद रखना है पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? पास्कल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और बाकी सभी यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिएगा पास्कल क्या है? तो पास्कल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि यूनिक्स, लाइनेक्स और बेयर मेटल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? तो याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यूनिक्स और लाइनेक्स से आपका पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा यूनिक्स क्या है? तो याद रखना है यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? तो याद रखना है यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब यूनिक्स से और क्या क्या सवाल बनेगा? ध्यान दीजिएगा यूनिक्स से क्या क्या सवाल बनेगा। तो याद रखना है यूनिक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? टाइम शेयरिंग। यूनिक्स एक प्रकार का टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस लिख दे रहे हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स का
विकास किसने किया? तो याद रखिएगा यूनिक्स का विकास 1970 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज के केन थॉमसन तथा डेनिस रिची के द्वारा किया गया। तो यह भी सवाल पूछ सकता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास अगर पूछे तो केन थॉमसन, याद रखिएगा केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा, ठीक है, और डेनिस रिची द्वारा विकास किया गया, ठीक है, द्वारा विकसित। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। अब याद रखना यूनिक्स क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। समझ में आया? तो पूछेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूनिक्स, ठीक है। और यूनिक्स का उपयोग कहां किया जाता है? तो वेब सर्वर के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का विकास केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यूनिक्स का उपयोग जो है वेब सर्वर के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं लाइनक्स। लाइनक्स भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह क्या है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और यह जो है मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यानी यह क्या है? मुफ्त में उपलब्ध होता है, मुफ्त में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त में उपलब्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुफ्त में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। मुफ्त में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो लाइनक्स। तो याद रखिएगा लाइनक्स जो है मुफ्त में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी को अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ये क्या है? मुफ्त में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। इसका मतलब ये याद रखना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपसे पूछेगा ऐसे एग्जाम में, ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो याद रखिएगा लाइनक्स फ्री में उपलब्ध होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है लाइनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो याद रखिएगा पास्कल। पास्कल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? आपको बताना है विच ऑफ दीज इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। अगर आंसर पता है तो आप आंसर करेंगे। ऑप्शन ए ह्यूमनवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी लाइववेयर, ऑप्शन डी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो याद रखना है निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? Which among them is not an example of mobile operating system? तो आंसर कीजिएगा इनमें से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉइड के बारे में आप जानते हैं, एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपको याद रखना है बाडा। तो बाडा क्या है पूछ सकता है एग्जाम में, बाडा क्या है? अगर पता है तो बताएंगे बाडा क्या है। तो बाडा भी याद रखना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका सही आंसर होगा फेडोरा, ठीक है। तो याद रखना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा हो गया? तो
एंड्रॉइड सभी जानते हैं, एंड्रॉइड, बाडा और सिम्बियन क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो याद रखना है कि एंड्रॉइड, बाडा और सिम्बियन क्या है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और फेडोरा, यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू दिस ग्रुप नॉट देयर? इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉइड, ऑप्शन बी बाडा, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी सिम्बियन। तो बताएंगे इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? याद रखना है डॉस आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड, बाडा और सिम्बियन ये तीनों क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा ये तीनों जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है एंड्रॉइड, बाडा और सिम्बियन। जबकि डॉस जो है ये तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में होता है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डॉस। तो याद रखना है, पूछा है इनमें से कौन संबंधित नहीं है या अलग है। तो एंड्रॉइड, बाडा और सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है बोल सकते हैं। जबकि डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो MS डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। और डॉस क्या है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस क्या है अगर पूछे एग्जाम में तो याद रखना है डॉस जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका विकास 1981 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो डॉस क्या है? डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। और डॉस क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना है MS डॉस का एक 16 बिट MS डॉस क्या है? तो MS डॉस एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी पूछ सकता है कि MS डॉस कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखना है MS डॉस 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा MS डॉस 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन अलग है? तो याद रखना है MS डॉस अलग है, बाकी एंड्रॉइड, बाडा और सिम्बियन क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। और अगर कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया जाए कंप्यूटर के टर्म में तो आप याद रखना है एक तो MS डॉस है, याद रखना है MS डॉस लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफी ज्यादा लोकप्रिय है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आप लिख लेंगे, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रमुख या ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपसे पूछ सकता है। तो एक तो याद रखिएगा डॉस, डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एग्जाम में पूछ सकता है ना इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है या नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा। यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स भी याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछेगा लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स भी याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है एंड्रॉइड क्या है। ठीक है, एंड्रॉइड क्या है आपको बताना है। अगर सॉफ्टवेयर का बात किया जाए, सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको पता है? तो आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, रूल्स और क्रियाओं का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के काम को क्या करता है? नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर के बीच में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है और कंप्यूटर सिस्टम के काम को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, और आपको यह पता होगा हार्डवेयर अगर कंप्यूटर का इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसका ईंधन है। यह भी आप याद रखिएगा। पूछता है कि इनमें से कौन
कंप्यूटर का ईंधन है। ठीक है, तो याद रखना है कि हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसका ईंधन कहलाता है। तो एंड्रॉइड क्या है, आप सभी जानते हैं एंड्रॉइड क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड्रॉइड क्या है, तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। ठीक है, अगर देखिए यहां पे कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, तो इसको पहले आप याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, एग्जाम में पूछता है, तो सॉफ्टवेयर का 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा, तो एक याद रखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आप याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा याद रखना है आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये पूछा गया सवाल है, तीनों का प्रकार पूछ देता है, तीनों का एग्जाम्पल भी पूछ देगा आपसे एग्जाम में। तो याद रखना है सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करता है तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ तो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है, तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी जुड़ा होता है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत सारा काम होता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो याद रखना है विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और उसका अधिक से अधिक हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उस लायक बनाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछेगा तो डॉस, विंडोज, यूनिक्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा डॉस, विंडोज, यूनिक्स। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग जानते हैं, किसी खास पर्पज से तैयार किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखिएगा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपसे पूछ सकता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो कमेंट कर देंगे फटाफट कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है या क्यों बनाया जाता है। तो याद रखना है कि कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धि से दूर रखने के लिए, यानी जो एरर होता है एरर से दूर रखने के लिए तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो याद रखना है कि कंप्यूटर के काम को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता यानी कंप्यूटर का जो एफिशिएंसी होता है उसमें वृद्धि करता है, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर पूछ दे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बैकअप प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी ये टर्म भी पूछ देता है कि डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है, डिस्क क्लीन अप किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो क्लास में रेगुलर रहेंगे तो बहुत सारा सवाल आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे नए सवाल भी आपको सीखने को मिलेगा और सारा आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, जहां से सवाल आपका मैक्सिमम बनेगा एग्जाम में। तो प्लीज आप लोग क्लास में रेगुलर रहेंगे। डॉस में निम्नांकित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो आंसर करेंगे डॉस में इनमें से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है। यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऐसा कमांड है जिसका उपयोग डिस्क के एक वॉल्यूम स्तर को बनाने और उसमें संशोधन करने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, याद रखना है CHK यानी चेक वॉल्यूम .exe। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी CHK
vol.exe आपको याद रखना है। तो याद रखना है डॉस में कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को बनाने और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो chk vol.exe आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किनके पास है? तो आपको बताना है वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है। तो एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका ऑनर किसके पास है, इसका स्वामित्व किसके पास है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड इंक, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी गूगल। तो सही आंसर यहां पे गूगल होगा। याद रखना है कि वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है, गूगल के पास है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है, तो गूगल के पास है अभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो आपको बताना है कि एंड्रॉयड क्या है। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसको 2007 में किस कंपनी ने बनाया था, किस कंपनी ने विकास किया था, यह आपको बताना है। तो आंसर करें, विच कंपनी डेवलप्ड द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस इन 2007। ठीक है, तो किस कंपनी के द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसका उपयोग मोबाइल में किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा 2007 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा 2007 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का निर्माण किया गया। तो एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण 2007 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया 2007 ईस्वी में। ठीक है, चलिए वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रायोगिकता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कहलाता है। तो आंसर करेंगे, द प्लेटफॉर्म दैट कंट्रोल्स दैट वे by which a computer system works and provide the means by which the user can interact with the computer is called। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच में संबंध स्थापित करवाता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं किसी खास पर्पस से बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आंसर करेंगे, प्रायोगिकता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ या मीडिएटर के रूप में कौन काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर्स प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यानी प्रायोगिकता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर के रूप में काम कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रायोगिकता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा। ठीक है, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? आंसर करेंगे, प्रचालन तंत्र द्वारा कौन सा काम किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है प्रचालन तंत्र यानी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सा काम किया जाता है? ठीक है, तो प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी।
याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा काम होता है। एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम होता है, फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा काम है, जैसे कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राइमरी मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रिया को प्रारंभ करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो याद रखना है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़े हम लोग, तो याद रखना है कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर जो होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी से पहली मेमोरी में डालना, यानी याद रखना है कि जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है उसको वो प्राइमरी मेमोरी में डालता है। ठीक है, तो कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डालने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा हार्डवेयर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करता है, हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण करता है, उसको बेहतर ढंग से कैसे उपयोग किया जाए उसको भी सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना, यानी मेमोरी का मैनेजमेंट करना, स्टोरेज डिस्क के बीच में डेटा का आदान प्रदान करना, ये कौन करता है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी फाइल प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। और ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण अगर पूछ दे तो बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का आप जानते हैं विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का बहुत सारा वर्जन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। एंड्रॉइड जो है मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आंसर करें, सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए गेमिंग इंजन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कंपाइलर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा है सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पहले ही बता दिए कि सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा याद रखिएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो उसी सवाल को घुमा के पूछा है निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है कंपाइलर, इंटरप्रीटर। पढ़े होंगे आप लोग कि कंपाइलर किसके अंतर्गत आएगा, तो कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रीटर, ये जो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। जबकि पूछेगा विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स ये किसके अंतर्गत आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो हम लिख भी देते हैं। ये समझ में आ गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आपको बता ही दिए अभी तुरंत, जैसे विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, ध्यान दीजिएगा, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो गया। इसके अलावा दूसरा हम लोग क्या पढ़े? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उदाहरण अगर पूछ दे तो आप बताएं लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उदाहरण कौन कौन सा हो गया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इसका उदाहरण होगा कंपाइलर। क्या होगा? कंपाइलर। तो ये आपको याद रखना है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, ठीक है, और एक याद रखना है असेंबलर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो याद रखना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछेगा तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर हो गया, कॉरेल ड्रॉ हो गया, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछेगा तो याद रखना है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, पेज मेकर, कॉरेल ड्रॉ। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा, आप देख ही रहे हैं एग्जाम्पल बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन कौन सा है, तो बैकअप किसका उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फाइल मैनेजर किसका उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो इन सब सवालों को भी आप याद रखिएगा। निम्न में से किसमें अस्थायी डेटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। तो आंसर करेंगे इस सवाल का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डेटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में अस्थायी डेटा होता है जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के दौरान क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ऑप्शन नंबर ए। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। आपको बताना है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बूट रूटीन कौन सा टेस्ट करता है। द बूट रूटीन डज दिस टेस्ट व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो बूट रूटीन कौन सा टेस्ट करता है। ऑप्शन ए रैम टेस्ट, ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव टेस्ट, ऑप्शन सी मेमोरी टेस्ट, ऑप्शन सी मेमोरी टेस्ट, ऑप्शन डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बहुत अच्छा सवाल है, आंसर अगर पता है तो आंसर करें इस सवाल का। आपसे पूछा गया जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन कौन सा टेस्ट करता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट। इसको कहा जाता है शॉर्ट में पोस्ट। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि पीओएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा पीओएसटी का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। समझ में आ रहा है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछेगा पीओएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो याद रखना है जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन कौन सा टेस्ट करता है, पोस्ट टेस्ट करता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। अब ये होता क्या है, तो याद रखना है जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरणों जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, वीडियो डिस्प्ले कार्ड या और भी जो हार्डवेयर है उसकी जांच करता है और उन्हें उपयोग के लायक बनाता है, जिसे पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। तो समझ में आया, एकदम सिंपल सा है। पूछेगा पीओएसटी का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर पूछेगा जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन कौन सा टेस्ट करता है, तो पोस्ट टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। फिर पूछ सकता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते किसे हैं, तो याद रखना है कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बायोस का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, बायोस का पूछता है, BIOS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है बायोस क्या होता है, स्वतः ही कंप्यूटर में लगे, मतलब बायोस खुद ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरणों जैसे मेमोरी कार्ड, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ठीक है, इन सब की जांच करता है और उनको उपयोग के लायक बनाता है और इसी प्रक्रिया को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। समझ में आया, तो फिर से आपको बता रहे हैं, याद रखना है जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे उपकरणों जैसे मेमोरी कार्ड, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, इन सब की जांच करता है और उन्हें उपयोग के लायक बनाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, यानी पोस्ट कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। पर्सनल कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस के बारे में एक सवाल है। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस कहां संचालित होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है पर्सनल कंप्यूटर का मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को कहां पर संचालित किया जाता है, यानी बायोस फंक्शन जो है कहां पे संचालित होता है आपको बताना है। तो बायोस का फुल फॉर्म याद रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस है क्या, तो बायोस पूछेगा एग्जाम में बायोस है क्या, तो बायोस एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। याद रखना है बायोस एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थाई रोम चिप में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, रोम चिप में रखा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा तो याद रखना है बायोस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो रोम चिप में स्टोर रहता है, रोम चिप में रखा जाता है। ठीक है, पूछेगा बायोस क्या है, तो बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
तो बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थाई रोम चिप में रखा जाता है और इसमें यूजर द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रोम है, आप जानते हैं रोम मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखना इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है यूजर, ठीक है। तो बायोस एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थाई रोम चिप में रखा जाता है, जिसमें यूजर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है। याद रखिएगा, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस क्या करता है, पासवर्ड और हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है, और इस तरह से यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को कहां संचालित किया जाता है, तो रोम चिप में। याद रखिएगा, तो बायोस कहां स्टोर होता है, तो रोम चिप में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो आंसर कीजिएगा, डैश अकर्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। तो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको पूछा है कौन सा प्रक्रिया होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसी को घुमा के पूछेगा बूटिंग क्या है, तो याद रखना है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरह से फ्रेम कर सकता है, लेकिन आपको समझना है। तो बूटिंग होता क्या है, तो याद रखना है कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी में डाल देता है तथा सॉफ्टवेयर को उपयोग के लायक बनाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग या बूटस्ट्रैप कहते हैं। समझ में आया। तो कंप्यूटर ऑन करने पर बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करता है और उसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाता है और सॉफ्टवेयर को उपयोग के लायक बनाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। प्राइमरी मेमोरी को ही रैम लिखा है, ठीक है, जान रहे हैं ना आप लोग। तो द्वितीय मेमोरी से प्राइमरी या रैम मेमोरी में लाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो याद रखना है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी या रैम चिप में डाला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया डैश करती है। When the computer is turned on, the booting process is performed by। तो जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो उस सिचुएशन में बूटिंग प्रोसेस कौन करता है। तो सिंपल सा सवाल है, आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरणों, मेमोरी कार्ड, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर या और भी जो आपका हार्डवेयर डिवाइस है उसका जांच करता है और उसको उपयोग के लायक बनाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग पोस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। तो याद रखना है जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग की प्रक्रिया कौन करता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जब बिजली चालू हो जाती है डैश नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। तो आंसर करेंगे व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन डैश टेक्स कंट्रोल एंड डज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब बिजली चालू हो जाती है यानी कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं तो डैश नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। तो सिंपल सा सवाल है, आंसर क्या होगा, बायोस। आपको बार बार बता रहे हैं आंसर क्या होगा, बायोस। ठीक है। तो बायोस क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोस एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थाई रोम चिप पर रखा जाता है और इसमें यूजर के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं बायोस पासवर्ड और हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू करता है। ठीक है। तो याद रखना है बायोस के द्वारा ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है। तो अगर पूछे कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट ये कौन करता है, तो याद रखिएगा बायोस के द्वारा ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन बायोस टेक्स कंट्रोल एंड डज
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो याद रखना है कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो बायोस क्या करता है, कंट्रोल लेता है और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कौन करता है, बायोस करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस, बायोस का कार्य क्या है। तो बताइए बायोस का काम क्या होता है, बायोस का काम क्या होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को आरंभ करना। बायोस का काम क्या होता है, तो इनिशियलाइजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर। तो याद रखना है बायोस का काम क्या होता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों, यहां पे पुर्जों होगा कंपोनेंट यानी पुर्जा, ठीक है, यानी उसका जो पार्ट होता है, यानी हार्डवेयर का जो पार्ट है उसको प्रारंभ करता है। तो याद रखना है बायोस का काम क्या होता है, तो बायोस जो है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करता है, हार्डवेयर का जांच करता है और उसको उपयोग के लायक बनाता है। कौन, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द फुल नेम ऑफ बायोस, बायोस का फुल नेम क्या है, तो आप जानते हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बायोस का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा बायोस का फुल नेम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। व्हाट डज इट मीन टू बूट द सिस्टम, मतलब बूटिंग का जो प्रक्रिया है इसे किसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी, डिसमिसिंग द कंप्यूटर, ऑप्शन सी, रनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड बूटिंग, ऑप्शन डी, फिजिकली किकिंग द कंप्यूटर। ये तो गलत होगा। अगला है बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, ये भी गलत। कंप्यूटर को डिसमिस करना, तो आप जानते हैं बूटिंग होता क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करना बूटिंग कहलाता है ना। तो याद रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करना बूटिंग कहलाता है। तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस क्या करता है, अपने आप ही ऑपरेटिंग सिस्टम का पहचान करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी या रैम चिप में डालता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना बूटिंग कहलाता है। कौन सी कोटि बायोस की सर्वोत्तम परिभाषित करती है, यानी बायोस को सबसे अच्छा बोल सकते हैं डिफाइन कौन करता है, डिस्क्राइब कौन करता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आप बताएंगे बायोस को सबसे अच्छे से कौन परिभाषित करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, फर्मवेयर। ठीक है, आंसर क्या होगा, फर्मवेयर। तो बायोस किसका उदाहरण होगा, तो याद रखना है बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर का उदाहरण है। अब फर्मवेयर होता क्या है, तो याद रखना है फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। ध्यान देंगे, पूछेगा फर्मवेयर क्या होता है, तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। यह हार्डवेयर की बचत करता है तथा उसके प्राइस में कमी लाता है। तो फर्मवेयर क्या है, तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हार्डवेयर की जगह पर किया जाता है और यह हार्डवेयर का बचत करता है, जिसके कारण कंप्यूटर थोड़ा छोटा होता है आकार में। और दूसरा याद रखना है इसका काम भी, मतलब इसका दाम भी कम हो जाएगा कंप्यूटर का अगर हम फर्मवेयर का यूज करेंगे तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। यह हार्डवेयर की बचत करता है और साथ ही साथ प्राइस में भी कमी लाता है। फर्मवेयर को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। याद रखेंगे फर्मवेयर को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। रोम, पी रोम, ईपी रोम मेमोरी में डाला गया सॉफ्टवेयर निर्देश फर्मवेयर का उदाहरण है। तो याद रखना है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखना है रोम, पी रोम और ईपी रोम मेमोरी में डाला गया सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, फर्मवेयर का उदाहरण है। ठीक है, और बायोस क्या है, तो बायोस भी आपका फर्मवेयर का उदाहरण होगा, क्योंकि बायोस को कहां रखा जाता है, तो आप जानते हैं बायोस को रोम चिप में रखा जाता है। ठीक है, बायोस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप में रखा जाता है। इसका मतलब बायोस क्या होगा, फर्मवेयर का उदाहरण होगा। समझ में आया फर्मवेयर क्या होता है, तो याद रखना है फर्मवेयर को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फर्मवेयर को रोम, पी रोम या ईपी रोम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो बायोस को परिभाषित करेगा रोम। बायोस ये पूछेगा बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित कौन करता है, तो याद रखना है फर्मवेयर। ठीक है, तो फर्मवेयर के अंदर आएगा आपका बायोस। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी।
बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है किसमें संग्रहित रहता है? तो पूछ रहा है बायोस कहां पे स्टोर होता है। बायोस विच इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पीसी इज स्टोर्ड इन। तो आप जानते हैं बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहां स्टोर रहता है, तो सभी पढ़ चुके हैं आप लोग, रोम में स्टोर होता है। तो बायोस कहां स्टोर होता है? तो याद रखना है बायोस एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप यानी नॉन वोलाटाइल रोम चिप में रखा जाता है। तो बायोस को कहां स्टोर किया जाता है? तो रोम में स्टोर किया जाता है। बायोस को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी, कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए खंडित फाइलों का विलय करना। ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना। और ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क पर फाइलों और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रिफ्रेश करना। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के बारे में सबसे अच्छे से वर्णन करता है। तो सिंपल सा सवाल है, आप जानते हैं बूटिंग होता क्या है। तो कंप्यूटर में बूटिंग किसे कहते हैं? तो याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को यूजर के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना लोड क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को यूजर के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना बूटिंग कहलाता है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पोस्ट का पूरा रूप है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, When you boot the computer, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑप्शन ए, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। और ऑप्शन डी, कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो एकदम आसान सवाल है। तो आप बताइए कि जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। कहां? डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है कि कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करता है और उसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी या रैम चिप में डालता है, जिसे हम लोग बूटिंग कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बूटिंग इज ए टर्म यूज्ड टू डिनोट। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए? लोडिंग ऑफ द ओएस प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोग्राम है उसे डिस्क से मेमोरी में लाने के लिए हम लोग बूटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बूटिंग क्या है आप जान गए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं बूटिंग क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। तो याद रखिएगा, बूटिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मैन मेमोरी। मैन मेमोरी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा घुमा के पूछा है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मैन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मैन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मैन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि बूट हो सके? तो व्हाट शुड बी रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर टू बी एबल टू बूट। बूटिंग प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य है? क्या ऐसा चीज है जो कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से होना चाहिए
ताकि बूटिंग प्रोसेस हो सके। तो आप जानते हैं बूटिंग प्रक्रिया होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो बूटिंग प्रक्रिया नहीं होगा। तो याद रखना है कंप्यूटर में क्या अवश्य रूप से होना चाहिए ताकि बूटिंग प्रक्रिया हो सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा काम है, जैसे कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राइमरी मेमोरी में डालना, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो याद रखना है बूटिंग प्रक्रिया के लिए क्या सबसे जरूरी है, कंपलसरी है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बूटिंग प्रक्रिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? तो याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑन किए जाने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करता है या भेजता है या कॉपी करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो पुर्जा है, कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है, वो सही तरीके से जोड़ा गया है, सही तरह से कनेक्टेड है और सही तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको सुनिश्चित करने वाला प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो व्हाट इज द वेरिफिकेशन प्रोसेस टू इंश्योर दैट कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड एंड वर्किंग? तो आप आंसर करें, बहुत सिंपल सा सवाल है कि उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है जो यह इंश्योर करता है कि कंप्यूटर कंपोनेंट सही ढंग से कनेक्ट है और काम कर रहा है या नहीं। तो आंसर क्या होगा? बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग प्रक्रिया जो है बूटिंग प्रक्रिया के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं या नहीं, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली जांच प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मैन प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम, बग और सेब्रोटाइन। तो याद रखना है बूट प्रोग्राम। तो पर्सनल कंप्यूटर के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो बूट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है। तो याद रखना है कि पर्सनल कंप्यूटर के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को बूट प्रोग्राम कहा जाता है। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑटो कंप्लीटेड इन द डिवाइस एंड रिसाइड्स इन रोम? तो आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए बताएं। पूछा गया है, देखिए वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो याद रखना है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा आंसर? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और कहां स्टोर रहता है? तो रोम में स्टोर रहता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो आंसर करें व्हाट इज द प्रोग्राम दैट कीप्स प्रोग्राम्स इन मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन? ठीक है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी लोडर, ऑप्शन डी मैक्रो प्रोसेसर। तो सही आंसर क्या होगा? लोडर। तो याद रखना है लोडर क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। तो आंसर क्या होगा आपका? लोडर। तो याद रखना है व्हाट इज द प्रोग्राम दैट कीप्स प्रोग्राम्स इन मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन? आंसर आपका क्या होगा? लोडर। लोडर प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द ऑड, आपको बताना है विषम की पहचान करें। ऑप्शन ए इंटरप्रीटर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी असेंबलर। तो आप जानते हैं एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। तो आंसर करें विषम की पहचान करें। तो आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विषम है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम आप बताएं किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, आपको बता ही चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब असेंबलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। कंपाइलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। इंटरप्रेटर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। समझ में आया? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन अलग है? तो इंटरप्रेटर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण होगा या किसका बोल सकते हैं कि किसका टाइप होगा? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम का उदाहरण है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो सवाल है बहुत अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में कि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंक यानी 0 या 1 को समझता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंक यानी 0 या 1 को यानी ऑन या ऑफ को समझता है। बाइनरी अंकों में लिखे इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। याद रखिएगा, बाइनरी अंकों में लिखे गए इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। और कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझकर क्रियान्वित कर सकता है, परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। साथ ही साथ प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर का अपना अलग अलग मशीनी भाषा होता है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। और इसी सब से बचने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? तो याद रखना है कि बाइनरी अंकों में लिखे गए इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझकर रन कर सकता है, परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना काफी कठिन काम होता है। साथ ही साथ प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर का अपना अलग अलग मशीनी लैंग्वेज होता है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। और इन्हीं सब परेशानी से बचने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, आपको बता दिए हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसका काम पूछ सकता है, जैसे कंपाइलर का काम क्या होता है, असेंबलर का काम क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, असेंबलर अगर पूछेगा तो याद रखना है, असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है और असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। असेंबली सॉफ्टवेयर याद रखेंगे या असेंबलर सॉफ्टवेयर। तो असेंबलर सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। तो असेंबलर सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? तो असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली या लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, याद रखिएगा। अगला है कंपाइलर। तो कंपाइलर इंपॉर्टेंट है। तो कंपाइलर याद रखना है कि कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है और प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। तो ये फास्ट काम करता है। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है और प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आप देखेंगे इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है? ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके उन्हें क्रियान्वित करता है, याद रखिएगा। और इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक कर मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो याद रखना है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। एग्जाम में जितना भी आपको बता रहे हैं सारा आपको याद रखना है और रेगुलर रहेंगे तो बहुत सारा सवाल आपको रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो क्लास में आप लोग नियमित रूप से आएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होगा? विषम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला सवाल, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? When two processors are installed in a computer, it is called. जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला सवाल, दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। तो बताएंगे सिमुल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय टू और मोर प्रोसेसर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो याद रखना है दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम को साथ साथ प्रोसेस करना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो आसान सवाल है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का एक साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड। तो आंसर करेंगे सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाए जाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा सवाल है, मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। एक ही समय में एक से अधिक अगर प्रक्रिया होगा, एक से अधिक अगर प्रोसेस होगा तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। तो सिस्टम्स रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। तो याद रखिएगा सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ क्लास में नियमित रूप से आएं। और कोई भी डाउट होगा तो क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और क्लास में रेगुलर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।